स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में रिपोर्ट पेश। ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में 370 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश। डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई है। हिंसा, पलायन, लव जिहाद से बदलाव, रिपोर्ट में खुलासा है। पूर्व नियोजित थी 2024 संभल हिंसा। सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई थी। पुलिस ने हिंसा फैलने से रोकी तो सर्वे विरोधी भाषणों से भीड़ भड़काने का आरोप। पुलिस ने संयम बरता, हथियार नहीं चलाए, यह भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जियाउर रहमान, सोहेल इकबाल की भूमिका का जिक्र किया गया है। पुलिस की फायरिंग से 4 मौत नहीं हुई है, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो गया है। 2024 संभल हिंसा और ऐसे में इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश हुई है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश यहां पर की गई थी, रिपोर्ट में खुलासा हुआ। हिंसा, पलायन, लव जिहाद से बदलाव की बात भी कही गई है। इसके साथ साथ ये बड़ी जो खबर है वो सामने आई कि यहां पर 2024 संभल हिंसा पहले से ही नियोजित थी, यानी पूर्व नियोजित थी 2024 संभल हिंसा। सुनियोजित तरीके से हिंसा यहां पर कराई गई थी। पुलिस ने हिंसा फैलने से रोकी है। तो यहां पर विरोधी भाषणों से भीड़ को भड़काने का आरोप भी लगा है, यानी विरोधी भाषण दिए गए जिससे भीड़ उकसे और उसके बाद यहां पर उपद्रव मचे। पुलिस ने संयम बरता और हथियार नहीं चलाए। जियाउर रहमान, सोहेल इकबाल की भूमिका का जिक्र भी यहां पर किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस की फायरिंग से जो 4 मौत की बात कही जा रही है वो नहीं हुई है। पुलिस की फायरिंग से 4 मौत यहां पर नहीं हुई है, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल गीतू, जो पूरा मामला उसकी रिपोर्ट कल पेश की गई थी। संभल हिंसा जो काफ़ी उग्र हो गया था हिंसा, तो उसकी रिपोर्ट कल पेश की गई, दोनों सदनों में पेश की गई। और इसमें बताया गया कि जो जहरुमैन बर्क के जो सांसद वहाँ के हैं और जो सोहेल इकबाल, जो इकबाल महमूद जो वहाँ के विधायक, उनके बेटे सोहेल इकबाल, उनका भी भूमिका संदिग्ध है और इन लोगों की भूमिका काफ़ी है। और ये कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेने के लिए किया था इन लोगों ने। और साथ में जिस तरह हिंसा हुई थी उसमें 4 लोग जो मारे गए थे वो पुलिस की गोली से नहीं मारे गए थे, वो इनकी हिंसा से ही मारे गए थे और 28 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। तो जो पूरा जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब वहाँ पर 20% हिंदू आबादी रह गई है और 80% मुस्लिम वर्ग है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंसा होती है, इस तरह का माहौल बनता है, उससे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट में इंगित है। और साथ में ये तक कहा है कि सुझाव भी दिए हैं कि सुझाव में कहा है कि वहाँ पर ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए और छतों में ये लोग पत्थर ईंटें रख लेते हैं तो पुलिस पे हमला करते हैं, तो उसकी भी निगरानी होनी चाहिए। और लगातार जो भी सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ जहाँ ये घटना हुई थी तो वहाँ भी पूरा पुलिस के देख रेख में सब व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ ये भी बताया कि जो संभल हिंसा है ये कहीं ना कहीं सियासी रंग और साथ में जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए की गई थी। तो इस हिंसा से क्योंकि जिस तरह पुलिस ने उसको कंट्रोल किया, पुलिस ने कहीं भी इस तरह की फायरिंग नहीं की है। और कहीं ना कहीं इस पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इसमें भाषण उग्र करने के लिए लोगों को भाषण दिया गया, भाषण में काफ़ी मतलब भड़काया गया और ये माहौल बिगाड़ा गया और बहुत पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी इन लोगों ने की है। तो ये पूरा जो रिपोर्ट है इसको पेश किया है, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा का सदन हो, तो दोनों जगह ही रिपोर्ट जब पेश हुई है तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी। इस पर जो प्रशासन है जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा और साथ में इस एक्शन के बाद ये प्रयास करेगा कि भविष्य में इस तरह कोई घटना ना हो। बिल्कुल। और ऐसे में सुशील जी, यहाँ पर देखिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, साथ ही साथ पलायन को और बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। और कहा यह भी जा रहा था कि कुछ मौतें जो हुई हैं पुलिस की फायरिंग में, उनको भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पुलिस की फायरिंग से मौतें नहीं हुई थी, यानी कुछ उपद्रवी उस दौरान मौजूद थे जिसके चलते यहाँ पर हिंसा देखने को मिली थी। बिल्कुल गीतू, जिस तरह ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह वहाँ धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि 80% मुसलमान हो गए हैं वहाँ पर। और पहले ये जो आंकड़ा था, पहले हिंदुओं का जो आज 20% है वो ज़्यादा था। तो ऐसे में लगातार हिंदू वहाँ कम हो रहे हैं। तो ऐसे में योगी सरकार चाहती जो डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया और साथ में जब कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण हो रहा था तो उसको रोकने का अधिकार इनको नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने गोलियां चलाई, पत्थरबाजी की और उससे तमाम पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो ये पूरा जो माहौल जो संभल का था वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। इसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो
संभल में हुआ है वो काफ़ी इसमें जो यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल उनकी भूमिका काफ़ी खराब रही और ये लोग लगातार उसमें शामिल रहे हैं, तो इन पर भी एक्शन होना चाहिए। तो ये सब जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में उसका कहीं ना कहीं योगी सरकार संज्ञान लेगी और कड़ी कार्रवाई भी करेगी। जी धन्यवाद सुशील जी इस पूरी जानकारी के लिए। और संभल में हुई हिंसा पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नवंबर 2024 में संभल में भयानक दंगे हुए थे। शाही जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे होना था, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को वर्गलाया गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और ऐसी भ्रामक बातें बताएंगे कि भीड़ बहुत उग्र थी। भीड़ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई थी, पत्थर, गुम्मे, हथियार आदि लेकर के, और उनकी पूरी जो कार्रवाई थी असंवैधानिक थी। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, उनका अभिप्राय ये था कि किसी तरीके से ये जांच वगैरह को पूरी तरीके से खलतबल कर दिया गया। आगे बढ़ते 2 साल बाद शेख हसीना की घर वापसी का प्लान। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया। किस्मत में जो भी लिखा हो बांग्लादेश जरूर आऊंगी, ये कहना है शेख हसीना का। कहा कि मैं लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में यकीन करती हूं, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगी। मेरे प्यारे देशवासी तकलीफ में हो तो मैं दूर नहीं रह सकती, मुझे हिरासत में भी लिया जा सकता है, झूठे मामलों में सुनाए फैसलों को लागू करने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन डर मेरे लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य को तय नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी निजी सुरक्षा के हिसाब किताब से कहीं बढ़कर है। और वहीं आपको बता दें जिस तरह से शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, उन्होंने ये कहा कि खुद मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि एक बहुत सोच समझकर तैयार किया गया आंदोलन था और जिसकी अगुवाई एक मास्टरमाइंड कर रहा था। उनके अपने शब्द ही सच्चाई को उजागर करते हैं। ये सिर्फ छात्रों का अचानक शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन नहीं था, इसमें कोई साफ या जिम्मेदार नेतृत्व नहीं था, बल्कि निर्देश पर्दे के पीछे से दिए जा रहे थे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. His own words exposed the truth. It was not simply a spontaneous student protest. There was no visible or responsible leadership. Instructions were given invisibly. It was organized, directed, and used to create a path to power outside the ballot box. तो शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, और ये बयान ये बता रहा है कि अब उन्होंने अपने देश के लिए कुछ और फैसला ले लिया है। मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई है। मोनिका, क्या माना जाए, शेख हसीना क्या अब बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही हैं? निश्चित तौर पर गीतू, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने ये ऑडियो संदेश कल जारी किया है। देखिए 5 अगस्त की तारीख अगर हम याद करें, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा था। दिल्ली में उन्होंने शरण ली और तब से लेकर वो दिल्ली में ही अभी भी उनकी मौजूदगी है। कल उन्होंने एक फॉरेन, अगर हम देखें पत्रकार फॉरेन क्लब के जरिए जो है एक ऑडियो संदेश जारी किया था, तमाम पत्रकारों को संबोधित किया था, ऑडियो संदेश जारी किया और उसमें उन्होंने कहा था कि वो दिसंबर के महीने में फिर से बांग्लादेश जाएंगे। अब दिसंबर का महीना विजय का महीना है, इस बात का भी जिक्र है क्योंकि 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराकर जिस तरीके से बांग्लादेश ने आज़ादी पाई थी, उसी महीने की वजह से दिसंबर का महीना। और शेख हसीना ने कहा कि तारीख का भी मैं जल्द खुलासा करूंगी, इसे लेकर भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दिसंबर के महीने में वापस अपने देश बांग्लादेश जाना है। जब उनसे पूछा गया कि हो सकता है जब वहां जाएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो शेख हसीना ने कहा मुमकिन है कि उन्हें वहां पर हिरासत में लिया जा सकता है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस डर की वजह से वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी ऐसा मुमकिन नहीं है। शेख हसीना ने जिक्र किया कि इससे पहले 1981 में भी जब वो घर लौटी थी तब उनके साथ तमाम तरह की ज्यादतियां हुई थी। उन्होंने कहा कि 19 दफा तो मुझ पर गोलियां चलाई जा चुकी हैं, मेरे बेटे तक का जन्म जो है वो जेल में हुआ था, मैंने लंबा अरसा जेल में बिताया है, तमाम पीड़ाएं जो हैं वो मैंने झेली हैं, लेकिन ये पीड़ाएं, ये दर्द, ये दबाव मुझे बांग्लादेश वापस लौटने से नहीं रोक सकती हैं और एक बार फिर से मैं लौटूंगी। यानी कि कुल मिलाकर माने तो गीतू, ये जो वक्त रहा है 2024 से अब तक का,
इसमें शेख हसीना ने मन बना लिया है कि उन्हें एक बार फिर से बांग्लादेश वापस लौटना है। और जाहिर है अगर बांग्लादेश नहीं लौटेंगे तो उनके एक तरीके से अगर हम देखें राजनीतिक करियर पर एक ये पूर्ण विराम है। और अब बांग्लादेश लौटने का ये जो प्लान योजना जो शेख हसीना बना रही है, निश्चित तौर पर ये एक बार फिर से बताएगी कि शेख हसीना किस तरीके से राजनीतिक तौर पर अपने विकल्प जो है वो बांग्लादेश में फिर से तलाशेंगी। इससे पहले देखिए बहुत सारी चीजों का जिक्र मोनिका, और ये माना जाए कि अब आने वाले समय में उनके लिए और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। उनके विरोधी जो हैं वो जरूर यहाँ पर उनका विरोध करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ कुछ और रणनीति बांग्लादेश में तैयार की जा सकती है इनके लिए। बिल्कुल गीतू, क्योंकि जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना को किस तरीके से भागना पड़ा है वो न्यूज़ हम सभी ने कवर की, हम सभी ने देखा भी। और जाहिर है शेख हसीना के लिए भी वो एक ख़राब सपने से कम नहीं था। उसके बाद भारत मित्र राष्ट्र चूँकि बांग्लादेश का रहा और कहीं ना कहीं उसके बाद यहीं पर उन्होंने शरण ली है। इतना लंबा समय उन्होंने यहाँ पर बिताया है। मुमकिन है उनके साथ कुछ भी हो सकता है और इस बात की आशंका उम्मीद उन्हें खुद भी है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस डर के चलते कि मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, मुझ पर अटैक ना कर लिया जाए, मौत की सज़ा का ऐलान उनके लिए किया गया था। तो ऐसे में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन बांग्लादेश में लौटूंगी ये शेख बिल्कुल। और जो मौजूदा शासन है वो वहाँ के बहुत से लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। तो सत्ता परिवर्तन होने के भी बहुत बड़े संकेत आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना के संबोधन से बौखलाहट मच गई है कट्टरपंथियों में। ये बड़ी खबर, शेख हसीना के संबोधन से बौखलाए हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब के घर पर हमला हुआ तो शाकिब के घर को जलाने की कोशिश की गई। शेख हसीना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे शाकिब। ये बड़ी खबर, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब के घर पर हमला हुआ है और शाकिब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। विरोध होना शुरू हो चुका है। शेख हसीना के संबोधन के बाद ये सब हुआ है। तो शाकिब के घर को जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई। शेख हसीना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे शाकिब और उसके बाद उनके घर को जलाने की कोशिश की गई है। तो शेख हसीना के संबोधन से कट्टरपंथी बौखला गए हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब के घर पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शाकिब के घर को जलाने की कोशिश की गई है, यानी कि जो भी शेख हसीना के साथ रहेगा उसके साथ यही बर्ताव किया जाएगा। और वही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का सोशल मीडिया पोस्ट, भारत द्वारा इजाजत देने पर अफसोस। बांग्लादेश एमईए की तरफ से कहा जा रहा है शेख हसीना के संबोधन से बांग्लादेश सरकार नाराज है। शेख हसीना ने जहरीली बातें कही हैं, ये बांग्लादेश का एमईए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए भारत को भी एक तरह से सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है। भारत द्वारा इजाजत देने पर अफसोस जाहिर कर रहा है बांग्लादेश का एमईए। शेख हसीना के संबोधन से बांग्लादेश सरकार नाराजगी जाहिर कर रही है और शेख हसीना ने जहरीली बातें कही हैं, ये कहना है बांग्लादेश एमईए का। यहाँ पर देखिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि पोस्ट कर दिया है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत ने अगर शेख हसीना को इजाजत दी है ये सब करने की तो बहुत अफसोस है। शेख हसीना के संबोधन से बांग्लादेश की सरकार नाराज दिख रही है। शेख हसीना ने जहरीली बातें कही हैं, ये कहना है विदेश मंत्रालय का। तो यहाँ पर शेख हसीना ने जो अपनी बातें रखी हैं उन्हें जहरीला बता दिया है विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के। और मोनिका ये देखिए तो ये प्रतिक्रिया आनी लाजमी है कि ऐसा ही रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी और वैसा ही कुछ देखने को मिला भी है। ये तो पहले ही चेता दिया था बांग्लादेश की तरफ से, पहले ही जब ये मैसेज गया था कि शेख हसीना संबोधित करने वाली हैं, तभी बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आने लगी थी कि भारत की ज़मीन से ऐसा जो है अनुमति ना दी जाए शेख हसीना के इस तरह के संबोधन, क्योंकि इससे देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। और उसके बाद जब शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया, सिसक कर रोई हैं कई दफ़ा वो अपने बयान में और अपनी आप बीती सुनाई और पूरा अपना राजनीतिक करियर उन्होंने बताया। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपने परिवार का कंट्रीब्यूशन इस भाषण में बताया। तो जाहिर है उसके बाद कहीं ना कहीं खलबली जो है वो पैदा होनी बिल्कुल। और अभी और भी ऐसे बयान जो सामने आ सकते हैं। धन्यवाद मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।